हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बढ़िया सब लोग। चलिए, आज का जो वीडियो हमारा है ये भी सेम बुक मैंने फिर से आपको कवर दिखा दिया। माइलस्टोन क्लास 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, मधुबन पब्लिकेशन और डीपीएस की बुक है ये। उसका चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्सेज, वो आज हम लोग करेंगे। और चैप्टर मैंने देखा थोड़ा छोटा है, कोशिश करता हूँ कि एक ही वीडियो में ख़त्म कर लेंगे अपन इसको। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स, क्लास 8 डीपीएस, एंड इट विल आल्सो बी यूजफुल फॉर एनसीईआरटी। चलिए देखते हैं। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स, पहली हेडिंग है पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। पॉपुलेशन रिसोर्स कैसे हो सकता है उसकी बात करेंगे, है ना। चलिए रीडिंग करता हूं मैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज ग्रेटेस्ट रिसोर्स। बिल्कुल सही बात है, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उनका सबसे बड़ा रिसोर्स होता है। क्यों? क्योंकि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, हमको स्किल्ड लेबर चाहिए, हमको अच्छे अच्छे डॉक्टर चाहिए, अच्छे टीचर चाहिए, वो सब रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जहाँ का जो पॉपुलेशन है उसी से आता है। द पीपल ऑफ अ country are its real wealth because it is they who make use of available resources, add value, make policies and implement them। इसका मतलब यही लोग हैं जो क्या करते हैं, रियल वेल्थ हैं, जो कि अवेलेबल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। The all-round development of a country, its progress and optimum utilization of resources depend more on quality of its population। अब उनके पॉपुलेशन का क्वालिटी कैसा है, स्किल्ड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेबर क्लास लोग हैं, वो सब के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। किसके ऊपर? वहाँ के पॉपुलेशन के ऊपर। मैंने पूरा वीडियो ला लिया बुक को, उसमें देखते हैं अभी। देन द मेयर साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ज़्यादा पॉपुलेशन होने से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलेशन जो होना चाहिए दैट शुड बी क्वालिटी पॉपुलेशन, है ना। एजुकेटेड लोग हों, यंग लोग हों, पता लगा तक। इट आल्सो डिपेंड ऑन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ पीपल, देयर स्किल, अवेयरनेस एंड टेक्निकल नॉलेज। अ कंट्री कैन यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली इफ इट्स पीपल आर एजुकेटेड। सीधी सी बात है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। अ कंट्री कैन यूटिलाइज इट्स रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली इफ पीपल आर एजुकेटेड, ट्रेंड, इनोवेटिव एंड पैट्रियोटिक। देशभक्त भी हों, इनोवेटिव भी हों और ट्रेंड हों, तो क्या होगा, उनके रिसोर्सेज को हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। दे शुड बी एबल टू फेस चैलेंजेस। द इन्वेस्टमेंट मेड टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल फॉर प्रोडक्टिविटी इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। जो पैसा हम लगा के लोगों को ट्रेन करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को ट्रेन करते हैं ताकि वो हमारे देश के लिए काम आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। द कैपेसिटी ऑफ पीपल टू यूज देयर एबिलिटी इन बेस्ट मैनर फॉर देयर कंट्रीज प्रोग्रेस डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन। अब चलो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। द कैपेसिटी ऑफ पीपल यूज देयर एबिलिटी टू बेस्ट इन द बेस्ट मैनर फॉर देयर कंट्रीज प्रोग्रेस डिपेंड ऑन सर्टेन कंडीशन। नंबर वन क्या है? दे मस्ट गेट बैलेंस एंड न्यूट्रिशियस फूड। अब उनको क्या है? न्यूट्रिशियस फूड मिलना चाहिए। दे शुड बी लिटरेट विथ टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल। अब उनके अंदर टेक्निकल, वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्किल होना चाहिए। वोकेशनल मतलब सर? वोकेशनल मतलब बोलने की कला, बोल के चीज़ों को, अपने बातों को अच्छे से वो प्रेजेंट कर सके, दैट इज कॉल्ड वोकेशनल। जो आपके पास है। लेट अस प्रोसीड फर्दर। दे शुड बी हार्ड वर्किंग एंड अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ मैनुअल लेबर। वो हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए और मैनुअल लेबर की डिग्निटी क्या होती है वो भी उनको पता होना चाहिए। सही। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल टेक्नोलॉजी एंड मशीन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। उनको अब क्या देना है? आपको टेक्नोलॉजी भी देना है,
और वो भी सुटेबल टेक्नोलॉजी, है ना। और दे शुड बी हैव सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री को अपने पॉपुलेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट शुड बी सफिशिएंट, मतलब लोगों को जॉब मिल सके। दे शुड बी ट्रेन टू प्रोवाइड वर्क फोर्स आउटसाइड द कंट्री एंड ब्रिंग बैक वेल्थ, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। और वर्क फोर्स को क्या है, उनको ट्रेन करना चाहिए ताकि उनको बाहर फॉरेन कंट्री में एम्प्लॉयमेंट मिल सके, और वो लोग क्या लेके आए, वेल्थ लेके आए, टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज वो फॉरेन से लेके आए। जैसे हमारे यहाँ कोई इंजीनियर फॉरेन जॉब करने जाता है, वही जो हमसे ब्रिटिशर्स ले गए, मतलब व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट कि वो जाएंगे वहां तो कुछ न कुछ सीख के आएंगे, है ना, सीख के आएंगे तो हमारे देश के वो काम आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जो जाता है सीखने वहीं सेटल हो जाता है, फिर वो लौट के नहीं आता है, तो फिर वो सीखना सिखाना सब रह जाता है। उसको लगता है पुअर कंट्री इंडिया एंड पुअर फेलो ऑफ इंडियन सिटीजन, तो उनको ये सब पुअर फेलो लगने लगते हैं और अपने आप को एडवांस जनरेशन समझने लग जाते हैं वंस दे गो अब्रॉड, है ना। उनकी इनकम बढ़ जाती है तो उनको यहाँ आने पे गर्मी लगती है, ट्रैफिक लगता है, सब कुछ फील होता है, नेचुरल, दिस इज नेचुरल ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमंस आर ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, इसीलिए जो बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रियां हैं ना, सिर्फ स्किल्ड लेबर को, बड़े बड़े इंजीनियर को, डॉक्टर को ही अपने यहाँ आने के लिए वीजा देते हैं, सबको नहीं देते वीजा कि आ जाओ भैया इस खैरात में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं। जो इंटेलेक्चुअल होगा, जो लगता है कि भाई उनकी कंट्री को आगे ले जाएगा, उसको पैसा दे के खरीद लेते हैं, बुला लेते हैं, आ जाओ यहाँ तुम 100 रुपये कमाते हो, आ जाओ, वी विल गिव यू 500 सर फॉर आवर कंट्री। तो बड़े बड़े अगर फॉरेन कंट्री में आप जाओगे, वहाँ पे देखोगे तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ऑल आर फॉरेन नेशनल्स, स्पेशली इंडियंस बहुत सारे होते हैं जो स्किल्ड पोस्ट पे होते हैं। विद देयर नॉलेज, स्किल एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी दे कैन यूटिलाइज वेरियस रिसोर्सेज एंड मेक ऑप्टिमम पॉसिबल डेवलपमेंट, और उसके थ्रू क्या होगा, मैक्सिमम लेवल का डेवलपमेंट होगा। अब देखते हैं, एक चार्ट मिला हमको, पॉपुलेशन मिला कॉन्टिनेंट वाइज। अभी कॉन्टिनेंट वाइज पॉपुलेशन में इंडिया कहीं है नहीं, इंडिया कॉन्टिनेंट है ही नहीं, एशिया है एशिया कॉन्टिनेंट। में चाइना ज्यादा है, चाइना का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। फिर अफ्रीका है, अफ्रीका में नाइजीरिया है, फिर उसमें सिटी भी दिया हुआ है। यूरोप में रसिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और मॉस्को का सिटी वाइज पॉपुलेशन ज़्यादा है। नॉर्थ अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स का पॉपुलेशन ज़्यादा है और मेक्सिको सिटी वाइज ज़्यादा है। फिर साउथ अमेरिका है, ब्राज़ील ज़्यादा है, साओ पाउलो कोई सिटी का नाम है जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। फिर ऑस्ट्रेलियन अदर 13 कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा है, उसमें सिडनी है। अंटार्कटिका, तो ये क्या है, एक पॉपुलस कंट्री है और यहाँ के रिसोर्सेज जो है इसके लिए अंटार्कटिका में सर 955 से 955 सबसे हाईएस्ट हाँ, पॉपुलेशन, बिकॉज वहाँ पे जो है हार्श कंडीशन बहुत ज़्यादा है, कंडीशन ऑफ लिविंग इज़ वेरी हार्श, और इसीलिए पॉपुलेशन वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते भी होंगे निकल जाते होंगे फॉरेन, तो यार यहाँ कौन रहे, जैसे हमारी सोच होती है। उससे ज्यादा पॉपुलेशन तो अकेले भरूच में और आर के काउंटी में। चलो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं अभी हम लोग। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 7 बिलियन मार्क एज पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो इन 2012। तो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज क्रॉस्ड 7 बिलियन मार्क एज पर यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो इन 2012। ऑफ दिस 60% इज इन एशिया, और उसका 60% सिर्फ एशिया के अंदर ही है। चाइना एंड इंडिया टुगेदर अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ये भी मैं आप लोग के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि चाइना और इंडिया का दोनों का पॉपुलेशन मिला दें तो वर्ल्ड का 1/3 पॉपुलेशन यहीं पे रहता है। द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो पॉपुलेशन क्या है, वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। Distribution of population is influenced by various factors. Some are physical and other are non-physical influences. तो अब देखते हैं, the world population, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, unevenly distributed है। अब 2 factors, some physical
distribution of population is influenced by various factors, some are physical and other are physical non-physical influences. तो physical factor for distribution of population वो हम देखते क्या है. physical factor means क्या होता है, जो वहाँ की conditions हैं, पहाड़, नदी, झरने. So let us see what are the physical factors. Relief and topography are important factors. People prefer to live in plains and on gentle slopes because they are well suited to construction of road, canal, railway line and building. Done है, ये तो एकदम क्लियर है. फिर भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए. पीपल कहाँ प्रेफर करते हैं भाई, प्लेन एरिया हो या जेंटल स्लोप, हल्का स्लोप, ताकि वहाँ पे रोड, कैनाल, रेलवे सब आसानी से बनाया जा सके. बिल्डिंग्स हो गया. एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग आर मोर सक्सेसफुल इन प्लेन्स. प्लेटू आर लेस पॉपुलेटेड देन प्लेन्स. द डिफिकल्ट टेरेन, रड्ज टोपोग्राफी एंड पुअर सॉइल इन आ गया. माउंटेन सपोर्ट आर वेरी स्मॉल पॉपुलेशन. तो माउंटेन में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है बहुत कम होगा और प्लेन एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगा. तो फिजिकल फैक्टर एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ये हो गया. सेकंड, पीपल जनरली अवॉइड हार्श क्लाइमेट. तो पीपल क्या करते हैं, ज़्यादातर हार्श क्लाइमेट, बहुत ज़्यादा ठंडी है, बर्फ़ ही बर्फ़ है पूरे साल, तो वहाँ रहना, जैसे हमने देखा कि अंटार्कटिका में 955 लोग ही रह रहे हैं. तो ये इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि हार्श क्लाइमेट में लोग अवॉइड करते हैं. रीजन ऑफ मॉडरेट क्लाइमेट एंड अबंडेंट रेनफॉल आर डेंसली पॉपुलेटेड. तो मॉडरेट क्लाइमेट हो और अच्छा खासा बारिश हो तो वहाँ पे लोग ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है लोगों का. दैट इज़ वाई एक्सट्रीम वेट एंड हॉट इक्वेटोरियल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड कोल्ड एरिया ऑफ रसिया, कनाडा एंड अंटार्कटिका आर सेपरेटली स्पार्सली पॉपुलेटेड. बहुत कम पॉपुलेशन, बिखरा हुआ पॉपुलेशन है वहाँ पे. सॉइल क्वालिटी डिटरमाइन द सक्सेस रेट ऑफ एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन. अब सॉइल क्वालिटी अच्छा होगा तो वहाँ एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, तो लोग को खाने पीने के लिए मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे भी अपना बसने की कोशिश करेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे. ऑल रिवर वैली प्लेन्स सच एज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, द होंग हो एंड यांगचे कियांग इन चाइना एंड नील इन इजिप्ट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ एरिया ऑफ फर्टाइल सॉइल दैट आर डेंसली पॉपुलेटेड. तो हम इसको बोल सकते हैं भाई डेंसली. फिर अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट पीपल टू मूव टू सच लोकेशन. अगर मिनरल भी पाया जाएगा तो वहाँ इंडस्ट्री भी होगी, एम्प्लॉयमेंट भी होगा और वहाँ पे भी लोग रहेंगे. अभी आगे चलते हैं. वाटर रिसोर्सेज आर मोस्ट इसेंशियल इन फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट्स. वाटर रिसोर्सेज आर मोस्ट इसेंशियल, है ना. तो पानी भी चाहिए हमको, अगर पानी नहीं है तो फिर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पीपल लाइक टू सेटल इन रिवर वैली नियर स्प्रिंग और lake etc. to have source of fresh water nearby. Fresh water is needed for drinking, bathing, cooking, growing crops and for livestock. Even in desert, oaks are the only place that have some sort of permanent settlement. ओसिस. ठीक है. तो ये हमने कुछ कितने 1 2 3 4 5 फिजिकल फैक्टर्स देख लिए. 5 क्या क्या फिजिकल फैक्टर थे हमने देखे कि रिलीफ एंड टोपोग्राफी, कैसा ज़मीन है वो भी फैक्टर था. दूसरा क्लाइमेट कैसा है, हार्श क्लाइमेट है कि मॉडरेट है. 2, तीसरा सॉइल की क्वालिटी कैसी थी. चौथा मिनरल डिपॉजिट है कि नहीं. 5वां फ्रेश वाटर अवेलेबल है कि नहीं. दीज आर द फिजिकल फैक्टर. नाउ लेट अस सी व्हाट आर द नॉन फिजिकल फैक्टर. नॉन फिजिकल फैक्टर जो फिजिकल मतलब उनके प्रेजेंस से होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे the development of industry in a region provides employment opportunity and attracts people not only from surrounding area but also from far off places. ठीक है. तो ये नॉन फिजिकल फैक्टर हो गया कि बम्बई सब चले जाते हैं इंडिया में. क्यों? क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट है. तो ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पे बस बहुत प्लीजेंट है इसलिए लोग वहाँ जाके रह रहे हैं. इवन एक रूम में 10 लोग भी जाके रहते हैं. फॉर व्हाट? फॉर एम्प्लॉयमेंट. तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अ रीजन and employment opportunities
अट्रैक्ट पीपल, है ना। लोग वहाँ जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, पैसा कमाएंगे तो परिवार के लिए अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे और परिवार आगे बढ़ेगा। अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ एन एरिया अट्रैक्ट्स पीपल फॉर जॉब, मेडिकल फैसिलिटी या बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ट्रेड। और प्लस पॉइंट क्या होता है, अच्छी सिटी में जाने से उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड वो भी अच्छा हो जाता है। बच्चों को स्कूल अच्छा मिल जाएगा, हॉस्पिटल अच्छा मिल जाएगा, तो फिर हॉस्पिटल क्यों जाना है सर? कभी इन केस ऑफ एन इमरजेंसी दे विल लाइफ थ्रेटनिंग, दे विल गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। और जब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा तो लाइफ जीने की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज वो गांव में रहेंगे, कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी तो शहर के चक्कर लगाने भारी पड़ेंगे, रास्ते में ही टपक जाएंगे। तो these are the differences. Let us see further. Developed transport and communication network attracts industry and trade. ये भी है, this is non. People prefer better connectivity and settle where infrastructure like road, railway, ports ये सब अच्छे से हैं। सो हमने क्या कर लिया, 3 नॉन फिजिकल फैक्टर कर लिया, 3 हमने नॉन फिजिकल फैक्टर कर लिया। अगला देखते हैं क्या है, रिलीजियस। ये क्या, गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। समटाइम्स इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आर सेट अप टू डेवलप एन एरिया एंड पीपल हैव टू मूव आउट। Indians are going out as skilled worker force in 2 different countries where jobs are easily available and wages are attractive. Under the British rule, Indians were sent to Fiji, Mauritius and Malaysia to work on plantations. Similarly, Afro-Americans were settled in cotton plantation in America. जाने देते हैं, religious center and places with cultural importance also attract large population. एज इन वाराणसी, हरिद्वार, जेरूसलम, तिरुपति। ये सब जगह जो रिलीजियस लोग हैं, कभी कभी उनको धर्म से जुड़े होते हैं लोग, वो भी जाके वहाँ सेटल हो जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ नॉन फिजिकल फैक्टर। तो हमने 2 फैक्टर पढ़ लिए। 2 फैक्टर क्या था, एक फिजिकल फैक्टर, एक नॉन फिजिकल फैक्टर। अब आगे जाते हैं, क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। लेट अस सी व्हाट इज डेंसिटी ऑफ, इट इज इम्पॉर्टेंट, हमको अच्छे से समझना है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड आउट ओवर अर्थ सरफेस। अब पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है कि अर्थ सरफेस पे लोग कैसे, किस तरीके से, कहाँ कहाँ रह रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग के लिए कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रह रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। उस एरिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने 100 लोग हैं तो वहाँ का बोलेंगे 100 है। पॉपुलेशन डेंसिटी उस एरिया कितना है, 100 है। नियरली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव ऑन 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया। 90% लोग जो है वो 10% लैंड एरिया पे रह रहे हैं और बाकी जो 10% है वो 90% लैंड एरिया, खुल के जी रहे हैं अपनी ज़िंदगी। आसमान भी अपना है, बगल का पड़ोस की खेत भी अपनी है। हमारे यहाँ तो लड़ाई हो जाएगी तो खेत के लिए भाई भाई को मार डालेगा, लेके कुल्हाड़ी दौड़ेगा, हट जा मेरे खेत के, तुमने मेड़ टेढ़ी कर दी। उसी की लड़ाई, पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। वाई? बिकॉज देयर इज पॉपुलेशन ब्रस्ट, एकदम धमाका हो गया, लोग बच्चे पैदा किए ही जा रहे हैं और खेत उतना ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, तो होगा क्या, लड़ाई ही होगी। एक भूखा होगा, दूसरा खा रहा होगा, तो मरेगा थोड़े खाने के लिए, वो भी मारेगा जाके, छीनेगा, झपटेगा, और वो जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। फिटेस्ट विल सरवाइव। आगे देखते हैं क्या है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आर इन द ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया वेयर देयर आर फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स। हमने अभी पढ़ा कि 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% ज़मीन पे रहता है, ठीक है। इसमें इंडिया आता होगा? बिल्कुल, इंडिया इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया वेयर देयर इज अ फर्टाइल रिवर वैलीज एंड प्लेन्स विद लार्ज एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन।
तो यहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन कौन सा होगा, एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा होगा। वेस्टर्न यूरोप एंड सेट नॉर्थ अमेरिका सपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। ठीक है, सो वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका सपोर्ट लार्ज अर्बन एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन। प्रैक्टिकली एवरी रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैज सम पॉकेट ऑफ dense population due to concentration of economic, industrial and administrative activity in metropolitan area. ठीक है, moderately populated area are generally transition zone between densely and its sparsely populated area. moderately populated area क्या होता है, जब एक घने बस्ती से बाहर निकलेंगे और बिखरी हुई बस्ती की तरफ जाएंगे तो बीच का जो बस्ती आएगा, बीच का जो एरिया आएगा, पॉपुलेशन जो लोग रह रहे होंगे उनको क्या बोलेंगे, मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया। फॉर एग्जांपल इन डेल्टास ऑफ रिवर वैली, सेंट्रल यूएसए, ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका, सर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, सेंट्रल चाइना एंड सम पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ये सब क्या है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड है। आगे देखते हैं क्या है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, जो अनसुटेबल हो रहने के लिए, स्पार्सली मतलब बिखरा हुआ, उसको हम बोलेंगे स्पार्सली। और उसका फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों कंट्रीब्यूशन हो सकता है स्पार्सली पॉपुलेशन का, जैसे हॉट डेजर्ट हो गया, कोल्ड डेजर्ट हो गया, हाई माउंटेन एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पोलर लैंड ऑफ अंटार्कटिक इन साउथ एंड टुंड्रा रीजन इन नॉर्थ आर सेपरेट स्पार्सली पॉपुलेटेड। चलिए मैं इसको पूरा कर देता हूँ, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो जहां पे कंडीशन बढ़िया होंगी वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। द हाई माउंटेन ऑफ अमेरिका, मिड वर्ल्ड माउंटेन चेन्स ऑफ यूरोप एंड एशिया आल्सो हैव स्पार्स पॉपुलेशन। द थिकली फॉरेस्टेड अमेजन बेसिन, जायरे एंड कॉन्गो रिवर बेसिन आर आल्सो नॉट सुटेड फॉर सेटलमेंट एक्सेप्ट अ फ्यू ट्राइब्स। वहाँ पे कुछ ट्राइब रहते हैं तो वो भी इतना सुटेबल नहीं है। ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी इज 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। चलिए हमको एक पॉइंट और मिल गया है कि अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या है, 45% पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर का स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे अगर एवरेज निकालेंगे तो 45 लोग 1 किलोमीटर में रह रहे होंगे। ठीक है, इफ यू अज्यूम दैट पीपल आर spread over entire land area within a country, the density varies from region to region। अब डेंसिटी क्या है, वेरी करता है फ्रॉम रीजन टू रीजन। चलिए अभी जो है हम लोग देखते हैं, अपनी कंट्री की बात करते हैं, उसमें सिटी की बात करते हैं तो क्या है, जस्ट लेट अस सी। अभी की डेट में क्या है, ये बढ़ के जो ग्लोबल है वो क्या हो गया है, 62% हो गया है, ये 45 की जगह। बट आपकी मैम क्या कंसीडर करेंगे, दैट मैटर्स मोस्ट। मैं बोल दूंगा, इसीलिए मैं फिगर्स आप लोग का चेंज नहीं करता हूँ कि लेट द स्कूल पीपल वैलिडेट इट। आपका मैं जनरली इसीलिए नहीं बोलता हूँ कुछ कि भाई मैं अगर फैक्ट एंड फिगर को चेंज करूंगा और आप लोग उसको अगर लिख देंगे और एग्जाम में गलत हुआ और नंबर काटे गए, देन आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत दुख होगा क्योंकि वो आपका करंट अपडेटेड होगा बट टीचर इसको किस वे में लेते हैं, बुकिश वे में जाते हैं या फिर वो अपडेट करा देते हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। तो अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश क्या है, 2011 हमारे यहाँ वैलिड जो है 2011 का ही सेंसस है। अब इसमें डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है, 828। सोचिए 828 यूपी की है, यानी 1 किलोमीटर में 800 लोग, और वर्ल्ड लेवल की बात करें तो 62 लोग ही पर। कितना डिफरेंस है, 800 लोग। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 1030 लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, सेकेंड। और सबसे ज्यादा कहाँ है, दिल्ली में 11,297 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ये हमको याद रखना है, 11,297। और सेक्स रेशियो मतलब रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल, यानी F/M। तो उसकी बात करें तो सबसे खराब कहाँ का है, देखिए दमन एंड दीव का 618,
यानी 1000 लड़के हैं तो 618 लड़कियां हैं। फिर पांडिचेरी एक ऐसा है जहां पे 1038 है पांडिचेरी में, यानी 1000 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 1038। बाकी सब जगह की हालत तो खराब ही है ना। दादर और नगर हवेली में 775। अब इसमें क्या होगा कि 225 लोग को शादी नहीं करने के लिए लड़की नहीं मिलेगी, अलग स्टेट पांडिचेरी जाना पड़ेगा उनको। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ आवर कंट्री। चंडीगढ़ में क्या है 818, 908 उत्तर प्रदेश में है, वेस्ट बंगाल 947। सब बहुत काफी, आप पूरा रेशियो देखिए ना तो पूरा रेशियो हमारे कंट्री का हिला हुआ है। देयर इज नो इक्वालिटी, दिस शुड बी, सेक्स रेशियो शुड बी बैलेंस्ड वन, है ना, ये बैलेंस्ड होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, हमारे दिल्ली का अगर क्वेश्चन पूछेगा विच स्टेट हैज हाईएस्ट वो पॉपुलेशन डेंसिटी, तो हम बोलेंगे दिल्ली में सबसे ज़्यादा है, ये यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद स्टेट की बात करेंगे तो दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली में 11,297 है, पांडिचेरी इसको पुद्दुचेरी बोलते हैं 2598। ये क्या है हमारे, वो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी। स्टेट में सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में 1030, स्पेशली कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे कम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, वहाँ कितना है 56 ही है, जो वर्ल्ड लेवल से भी कम है। बाकी आप लोग एक बार अपने मैम से पूछ लेना कि इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, और उसके हिसाब से ही आप लोग तैयारी करना। कि फैक्ट एंड फिगर बहुत सारे याद करने के लिए अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। खाली सबसे ज़्यादा कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है, सबसे कम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में है, और सेक्स रेशियो सबसे कम कहाँ पे है, दमन एंड दीव उसमें है। और स्टेट की बात करें तो कहाँ पे है, आई थिंक इट इज़ जम्मू एंड कश्मीर की बाद में है दिल्ली, अंडमान निकोबार, दमन हवेली, तमिलनाडु। तो 908 900 के ऊपर है, 931 नागालैंड, मुझे लग रहा है यूपी का 883 जम्मू कश्मीर का है। You just ask to your ma'am or sir and take suggestion for type of question they are going to ask in your exam. वैसे important तो सब कुछ है, फिगर जितना आप दिमाग में रख लो दैट इज वो भी कम है, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ। Shall we proceed? The total number of people living in an area is not always stable. सीधी सी बात है, जो लोग रह रहे हैं जरूरी नहीं कि सारे पॉपुलेशन वही का वही बना रहेगा। जो हमने भी हाईलाइट किया है वो अभी वही होगा, कहीं ज़्यादा बढ़ चुका होगा वो, आप गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगा कि सही में बढ़ चुका है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नंबर और चेंज द नंबर। टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया हमने बताया कि स्टेबल नहीं है। द चेंज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। दो पॉपुलेशन, जैसे हमारा क्या था 2011 सेंसस से पहले 1991 में, नहीं 2000 में सेंसस हुआ था, उसके पहले द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991 वाज 886.3 मिलियन, इन 2011 इट वाज 1.21 बिलियन। तो कितना सारा बढ़ गया है। द एक्चुअल ग्रोथ इन इज बिटवीन डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलस फिगर, बढ़ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है कोरोना काल में भी पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा, लोग बहुत सारे बिजी रहे, फ्री रहे होंगे, तो अभी नया फिगर आएगा तो पता चलेगा हमारे कंट्री की कंडीशन क्या है। मैं आगे बढ़ता हूँ। व्हेन दिस चेंज इन पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंट, इट इज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, है ना। जब इसको हम परसेंटेज में कर देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रोथ रेट। इट इज इंक्रीजिंग बाय व्हाट परसेंट, वो। दिस चेंज इन पॉपुलेशन इज रिजल्ट ऑफ नेचुरल ग्रोथ एंड माइग्रेशन। दोनों चीजें हैं, नेचुरल ग्रोथ है, लोग पैदा हो रहे हैं, और माइग्रेशन, एक सिटी में ही जाके लोग रह रहे हैं तो उस सिटी का पॉपुलेशन एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज
More children are born, the population increases. Not all children that are born always survive. We calculate birth rate, therefore, as the number of live births for every 1000 in a year. देखो नया आ गया बर्थ रेट. मतलब सर बर्थ रेट मतलब हम अगर पूछा जाए व्हाट इज बर्थ रेट, तो एक साल में एवरी 1000 बच्चे पे कितने बच्चे सरवाइव हुए, दैट इज बर्थ रेट. मान लो 900 बच्चे, 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें से 9 बच्चे जिंदा बचे, तो हमारा बर्थ रेट क्या हो जाएगा 900. और परसेंटेज में निकालेंगे तो 90%. हाँ नहीं 90%, उसको हम क्या बोलेंगे बर्थ रेट. ऐसे ही होता है डेथ रेट. डेथ रेट इज नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, है ना. 1000 में ही हम गिनते हैं, 100 में नहीं गिनते इसको. तो डेथ रेट क्या, 1000 में कितने लोग मरे, उसको क्या बोलेंगे डेथ रेट. तो 1000 में से 100 लोग मर गए तो 10% लोग मर डेथ रेट, यस. द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज नोन एज नेचुरल ग्रोथ रेट. दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको क्या बोलेंगे ग्रोथ रेट. पक्की बात है, जो बच्चे बच गए उन्हीं का तो हम गिनेंगे. तो जो टोटल पैदा हुए और टोटल मरे, तो पैदा हुए माइनस मर गए, जो बचे वो उसको हम क्या बोलेंगे ग्रोथ. ग्रोथ हुआ. और परसेंटेज में निकाल देंगे तो उसको क्या बोलेंगे ग्रोथ रेट. इट टेल्स अस वेदर पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन्ड स्टेबल. अगर अब जो पैदा हुए जो मरे दोनों का अगर हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ा है, घटा है, या फिर सेम का सेम है, ज्यों का त्यों, है ना. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. अब पॉपुलेशन क्या है, mainly due to rapid increase in natural growth rate. In the past, difference between birth rate and death rate was low. पास्ट में क्या था, बर्थ रेट और डेथ रेट का डिफरेंस जो था बहुत कम था. एज ए रिजल्ट पॉपुलेशन चेंज वाज वेरी स्लो. मतलब जितने लोग पैदा होते थे, 10 बच्चे पैदा हुए तो 5 मर ही जाते थे, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, गांव में बच्चे पैदा होते थे. किसी को हैजा हो गया, हैजा में मर गया, निमोनिया में मर गया, बच्चे मर बहुत जाते थे. हम पहले सुनते थे, पहले की जो लेडीज लोग हमारी दादी लोग के टाइम पे सबको 10 बच्चे हुए, पता लगा 4 सर्वाइव हुए, 8 तो 6 मर गए. तो क्या है, उनको पता ही रहता था कि 4 तो मरेंगे, इसलिए 2-3 एक्स्ट्रा पैदा कर लो जो एक्स्ट्रा रहेगा काम चल जाएगा अपना. तो उनको ये आइडिया रहता था, क्योंकि अगल बगल वो ट्रेंड था. अभी क्या मेडिकल फैसिलिटीज बहुत डेवलप हो गई हैं, तो डेथ रेट कम हो गया है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ अभी ज़्यादा हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं. इन पास्ट द डिफरेंस बिटवीन लो हो गया. आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन लीड टू ट्रेड एंड इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दिस रिजल्टेड इन इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. जैसे ही आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन लीड टू ट्रेड and improved standard of living. This resulted in increase in natural growth rate. जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटी बढ़ती गई, ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है. माइग्रेशन आल्सो डिटरमाइंस द चेंज इन द पॉपुलेशन साइज ऑफ अ रीजन. माइग्रेशन और क्या डिटरमाइन करता है, पॉपुलेशन का साइज, किसी रीजन में क्या चेंज हुआ. जैसे पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. देयर इज अ ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन. अभी इंटरनेशनल माइग्रेशन का भी ट्रेंड चल रहा है. व्हेन पीपल हैव मूव्ड फ्रॉम लेस डेवलप्ड कंट्री टू मोर डेवलप्ड कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब. तो इसकी वजह से भी एक कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जहाँ से जा रहे हैं वहाँ घट जाएगा. एट प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका आर एक्सपीरियंसिंग अ हायर रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ देन कंट्रीज ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया. A country's population is officially counted by process of known as census. चलिए ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ. कंट्री का पॉपुलेशन कैसे पता चलता है, लोगों को काउंट करके, उसको हम क्या बोलते हैं सेंसस बोलते हैं. इन इंडिया इट इज़ अंडरटेकन एवरी 10 ईयर. देखिए लिखा हुआ, हम इसको हाईलाइट करेंगे. सिंस 1901 आवर कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ ग्रोन 4 times. 4 गुना हम लोग 100 सालों में बढ़ चुके हैं. Death rate has declined due to improved medical facilities and better average life expectancy. अभी बढ़ती जा रही है, 70-80 साल हो गए एवरेज लाइफ, सब लोग जी रहे 80 साल तक.
70, मतलब अभी लाइफ बहुत बढ़ गई है, आगे बढ़ती जा रही है। दिस इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लीव आफ्टर बर्थ। इसको क्या बोलते हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। कोई बच्चा पैदा हुआ, कब तक जिएगा, हम एक्सपेक्ट कितना करते हैं पैदा होने के बाद, उसको क्या बोलेंगे? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इवन दो देयर हैज बीन फॉल इन द बर्थ रेट हैज नॉट डिक्लाइंड इन इंडिया। बर्थ रेट डिक्लाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डेथ रेट घट गया है। इट इज एस्टिमेटेड दैट बाई 2050 वी विल सरपास चाइनाज पॉपुलेशन। अभी ऐसा एस्टिमेट लगा दिया गया कि 2050 में हम एक अपना नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और हम पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन जाएंगे। ये हमारा नया कीर्तिमान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। पॉपुलेशन कंपोजिशन। चलिए अब अगला करते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन। ये गुड टू नो क्या है, छोटा सा बॉक्स दिया, ले लिए, हम देख लेते हैं इसमें क्या है। देयर आर more people migrating than ever before. In 2013, some 232 million people were international migrants up from 175 2000 में थे, लेकिन 232 मिलियन हो गए, काफ़ी बढ़ गया 2000 में, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट चालू है। चलिए देखते हैं अभी आगे पॉपुलेशन कंपोजिशन कर लेते हैं। Population composition is the description of population of a country. It refers to attributes like age structure, ratio of female to male, sex ratio, life expectancy, literacy, occupation structure, and other characteristics. चलिए हम लोग क्या देखते हैं, ये it refers to एज स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। एज स्ट्रक्चर क्लासिफाइज द पॉपुलेशन इनटू डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है, जो एज स्ट्रक्चर उसको डिफरेंट एज ग्रुप में क्लासिफाई कर देते हैं। इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। क्या पॉपुलेशन का यूज करके हमारे देश का विकास हो सकता है। पीपल एज बिटवीन 15 and 65 years comprise the working population। चलिए इम्पॉर्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन क्या है, जो माना गया है 15 साल से लेके 65 साल तक। पीपल बिलो 15 ईयर एंड मोर देन 65 ईयर कंसिडर टू बी डिपेंडेंट पॉपुलेशन। 65 के बाद डिपेंडेंट हो जाते हैं और 15 साल से पहले डिपेंडेंट रहते हैं। डन। सो कुछ बच्चे जो 8th वाले होंगे थोड़े टाइम में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और वो इंडिपेंडेंट फील भी करेंगे अपने आप को। माँ बाप की बात नहीं मानना एक आल्सो ए साइन ऑफ इंडिपेंडेंसी। आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ इट्स पॉपुलेशन बिलो 25। व्हाट अ यंग कंट्री इंडिया इज। यहाँ पे 50% ज़्यादा जो पॉपुलेशन है बिलो 25 है, एंड मोर देन 65% बिलो 65% लोग तो 35 से कम है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन 2020 द एवरेज एज ऑफ इंडिया विल बी 29 ईयर्स। अभी 2022 चल रहा है। कितने पहले छपी है सर? कंपेयर टू 37 फॉर चाइना। चाइना हमसे 10 साल बूढ़ा है ना। एवरेज एज के मामले में चाइना हमसे 10 साल बूढ़ा है। 2023 चालू है और 2023 का भी शुरुआत हुआ है ना। और जापान 48 ईयर्स एवरेज एज है। सोचो हमसे कितने बूढ़े बूढ़े एल्डर ब्रदर्स हैं चाइना और जापान हमारे। नहीं, बाई 2030 इंडिया डिपेंडेंसी रेशियो शुड बी जस्ट ओवर, और 30 तक तो इंडिया की डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, 1% से आधे % से भी नीचे होगी, 0.4 है ना। इट इज़ वेरी गुड फॉर अस। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ अटक रही है कि ये जो यंग पॉपुलेशन, इनको काम चाहिए, इनको स्किल चाहिए, इनको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है कि भाई आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ दो कि अपना जो एनर्जी है उसको प्रॉपर वे में चैनलाइज करें और देश को भी आगे ले जाएं।
चलिए, अभी वीडियो बड़ी हो रही, 40 मिनट हो चुका है, इसलिए हम प्रोसीडिंग फर्दर, नहीं तो बहुत सारी बातें आपको ज्ञान का मैं इसमें बता सकता था। सेक्स रेशियो देखते हैं। सेक्स रेशियो इज द रेशियो बिटवीन फीमेल एंड मेल टू द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। ये हमने पहले ही बोल दिया था, मैंने बता दिया था। आगे बढ़ते हैं। चेक द टेबल ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, पहले वाला जो उत्तर प्रदेश वाला हमने देखा था, यूपी वेस्ट बंगाल, वही वाला है। चेक द टेबल ऑन पॉपुलस डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो टू नोन more about the sex ratio of some state. Population pyramid is a dramatic visual description for understanding age structure, gender wise distribution of population. पिरामिड है, जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एज क्या है, उसके हिसाब से बनाते हैं। देखिए इधर जो ये बना हुआ है, ये पॉपुलेशन पिरामिड है। इधर मेल का पॉपुलेशन, इधर फीमेल का है ना। ये एज भी है, नीचे का एज जो है वो 15 साल से कम का है, और ऊपर का एज 65 से ज़्यादा का, और बीच का है वो क्या है, बिटवीन 15 to 65। कितना अच्छा पिरामिड है इंडिया का। आई एम वेरी हैप्पी। फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग प्राउड ऑन इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के टर्म पे फील करना प्राउड इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। क्यों? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इट इज़ वेरी यंग एंड प्रोडक्टिव, है ना। चलिए, ये इंडिया का, यस इट इज इंडिया का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है। पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस अबाउट द परसेंटेज ऑफ पीपल, मेल फीमेल, लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी भी कंट्री में कितने मेल फीमेल रह रहे हैं। द एज ग्रुप आर सोन अलॉन्ग विद द वर्टिकल एक्सिस while the horizontal axis shows the age of male and female in परसेंट नंबर। आपको ये लिख लेना, और ये जो पिरामिड है ना, ये अच्छे से बना लेना है, समझ लेना है। मैंने बता दिया कि 15 ईयर्स ये एज है, 15 ईयर्स के नीचे का ये पॉपुलेशन दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर 15 to 65 ये मेल और फीमेल का दिखा रहा है, एज ग्रुप के ये लोग हैं, इतने लोग हैं, और उसके 65 के ऊपर का ये है। In pyramid bar graph, percent of children below 15 years are shown in bottom. At bottom, and size of aged people above 65 are shown as the top. People aged between 15 and 65 years is shown in the middle and they comprise the working population, है ना। 15 से 65 हमने पहले पढ़ लिया, working population है। People below 15 years and more than 65 years are considered to be dependent population. ये भी हमने कर लिया। चलो इसको फिर से कर लेते हैं। द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव लेस परसेंट ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जितना डेवलप्ड कंट्री होगा उनके पास क्या होगा, लेस परसेंटेज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट इज, ये आपको पिरामिड बना लेना और याद भी कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया मेन फीचर ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया का मेन फीचर क्या पॉपुलेशन का, वो देख लेते हैं। Some feature of Indian population are about 70% people live in rural area, very important. Remaining 30% obvious है urban area में रहेंगे। अभी तो बदल गया होगा ना। But this is as per your book. Next, for new, you have to first consult your ma'am, then let me know. I will let you know everything. I will give in detail description. Second, in general, urban areas of India have higher literacy than rural area. It is higher in male than female. State-wise literacy rate is highest in Kerala, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं एज पर सेंसस 2011। तो ये मैं पूरा का पूरा पॉइंट आपको बोल रहा हूँ कि अर्बन एरिया में जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन कंपेयर टू रूरल एरिया, और मेल लोग की लिटरेसी फीमेल से ज़्यादा है एज पर सेंसस 2011। द ग्रोइंग पॉपुलेशन of our country must be provided with proper civic amenities, healthcare, education, technical training, and politically stable environment where there is a freedom, equal justice besides a suitable social and religious atmosphere, so that they become an effective resource in our country in the coming year. Otherwise क्या होगा, फिर वो कुछ सीख नहीं पाएंगे और उनका हम एफिशिएंट यूज नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ गया है समरी।
समरी आप लोग एक बार पढ़ लेना। हमने सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लिया है। अब एक बार आप लोग अच्छे से करिए और करने के बाद जो है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मैं जो दूंगा आपको, इफ समथिंग फर्दर रिक्वायर्स टू यू आई विल डेफिनेटली वर्क हार्ड फॉर यू। आप खाली मेरे साथ लगे रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहिए। ये वीडियो जो है डीपीएस क्लास 8 की बुक का मैं अभी चला रहा हूँ, बना रहा हूँ उसके ऊपर। सो ज़्यादा से ज़्यादा डीपीएस के बच्चों तक इसको पहुँचाइए, सो दैट माई हार्ड वर्किंग गेट्स जस्टिस। आप सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच।